नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक तिवारी पाठशाला रेलवे एग्जाम्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह सुबह 10 बजे आपकी करंट अफेयर्स जो रोज आती है, जो मैंने संडे से स्टार्ट की थी 1 तारीख से, न्यू जनवरी से, तो आपकी एज इट इज पर डे आपकी 10 बजे सुबह करंट अफेयर्स है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपना करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। आज का करंट अफेयर्स 9 जनवरी का है, जिसमें 7 और 8 जनवरी की सारी न्यूज आपको मिलेगी। तो भाई सबसे पहले कोटेशन को देख लीजिए। यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर आपकी मोहब्बत की बात कर रहा है। सच्ची मोहब्बत कीजिए, किताबों से आपकी जीत निश्चित होगी, क्योंकि सच्ची मोहब्बत की जीत निश्चित होती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ पर मोहब्बत शब्द का प्रयोग सुबह सुबह इसलिए आ गया क्योंकि वास्तविकता में किताबें आपको जब अच्छी लगनी शुरू होती हैं तो वास्तविकता में वो आपको वही कहानियां सिखाती हैं जो कहानियां आपको सीखने का बाद में मन भी करता है। आपकी सोच बदलती जाती है और ये किताबें ही होती हैं, वो प्यार ही क्या जो आपकी सोच को अच्छा ना करे। तो सिंपल सी बात है भाई, किताबें ही हमारी सोच को क्या करती है दोस्तों, अच्छा करती है। चलिए हम लोग अपने करंट अफेयर्स से क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज है हमारी 9 जनवरी और आज पीबीडी सम्मेलन स्टार्ट है, ठीक है। तो आज ध्यान रखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। हाल ही में 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कब मनाया जाएगा? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के विकास के लिए 28,400 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसको गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? जैसे अभी आपने देखा होगा, भारत में बहुत सारे हाईकोर्ट के नए नए न्यायाधीश नियुक्त किए जा रहे हैं। अभी जम्मू कश्मीर में नियुक्त किए गए, कल आंध्र प्रदेश में नियुक्त किए गए, परसों आपका सिक्किम में नियुक्त किए गए थे और अभी आपके असम में नियुक्त किए गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो पुरस्कार दिया जाता है ये इनके सम्मान में हर साल दुनिया में नर्सिंग सेक्टर के लोगों को प्रदान किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग की ओर से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये दुनिया के दोस्तों सबसे अमीर व्यक्तियों के तीनों के ही नाम है। जैक मा एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, अभी जेफ बेजोस और एलन मस्क ये भी दुनिया में सबसे अमीर ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाल ही में सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस बार जो अनुमान लगा है वो आपका लगा है लगभग 7.7%, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने फिनटेक इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए आईटी कानपुर के साथ साझेदारी की है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाल ही में आरबीआई ने किसकी अध्यक्षता में कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स का गठन किया है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा गठित लद्दाख की भाषा, संस्कृति और उसकी भूमि के संरक्षण की समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस सरकार ने किसानों के लिए कृषि संजीवनी वैन शुरुआत की है? ये एक प्रकार का पहल है जो कृषि के क्षेत्र में साउथ इंडिया में की जा रही है, ठीक है दोस्तों। तो ये 10 क्वेश्चन आपकी करंट अफेयर्स के हैं। मंडे से आपका करंट अफेयर्स का पैटर्न कुछ और ज्यादा डेवलप होगा और करंट अफेयर्स के कुछ वन लाइनर्स क्वेश्चंस भी आपके यहाँ पर जोड़े जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपका जो सिस्टम है यहाँ पर धीरे धीरे आपकी क्लास का सिस्टम चेंज होता रहेगा, ठीक है। आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में मिलते रहेंगे, ठीक है। तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर भी करते रहेंगे, ठीक है। सभी लोग एक बार दबा के भाई क्लास को जरा शेयर कर देंगे। और जिन लोगों को मैंने जानकारी दी थी कि आपकी क्लास लगने वाली है, तो सभी लोग क्या करेंगे, सभी लोग एक बार क्लास को शेयर भी करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग दोस्तों क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार, फिर हम लोग अपनी क्लास को उठाते हैं, ठीक है। अनिल कुमार जी, मनोहर अंसारी, साजिया कौशर, अनिल कुमार, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। रेवाती यादव जी, चलिए बिगिन करते हैं हम लोग। तो यहां पर आपका पहला क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पे देखिए भाई। स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन है क्या, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की बात कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आया आपका, हाल ही में 16 जनवरी को 16वां प्रवासी दिवस सम्मेलन मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा भाई? तो आंसर आपका क्या हो गया, आज ही की तारीख है 9 जनवरी, ठीक है। अब हम लोग जरा इसकी दोस्तों थोड़ी थ्योरी जानते हैं कि इसकी थ्योरी के बारे में हम क्या पढ़ेंगे। तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर भी करेंगे भाई, क्लासेस को शेयर भी कर दीजिए भाई, ठीक है। शेयर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। रिवाती यादव जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। तो देखिए भाई, हम लोग क्या बता रहे थे, 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की बात कर रहे हैं जो कि 9 जनवरी को आज मनाया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पीबीडी सम्मेलन की। पीबीडी सम्मेलन की सबसे पहली पहल शुरू हुई थी सन 2000 में।
2000 में सबसे पहले 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के दौरान क्या किया गया था दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के दौरान सबसे पहले पीबीडी सम्मेलन की बात चली थी। पीबीडी सम्मेलन है क्या? इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इसको बोलते हैं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, ऐसे लोग जो भारतीय मूल के हैं लेकिन विदेशी नागरिक है। ध्यान रखिएगा, इंडिया के बहुत सारे लोग, इंडिया के लाखों करोड़ों लोग इंडिया से बाहर रहते हैं और अपने अपने देशों में वो हमारे देश का रिप्रेजेंटेशन करते हैं अच्छे पदों पर काम करके। आपको जानकर इस बात का अचंभा होगा, कनाडा में 18% पॉपुलेशन जो है वो केवल पंजाबी है। आजादी की लड़ाई के दौरान ही, आजादी की लड़ाई से पहले वो लोग भारत छोड़ के चले गए और जाकर वहां पर बस गए। कुछ क्रांतिकारियों में बहुत लोग फेमस भी थे, जैसे आपके लाला हरदयाल थे, ठीक है। लाला हरदयाल आपके जाकर बसे हुए थे अमेरिका में, ठीक है। बहुत सारे लोग, करतार सिंह सराभार, ये सब लोग पंजाबी ही थे। तो ध्यान रखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की पहल की सोच किसने की थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और वो ये चाहते थे कि जो भारतीय मूल के लोग हैं उनको दोस्तों भारत में अधिकार प्रदान किए जाए, ताकि क्योंकि वो भारत के विकास क्षेत्र में शामिल होते हैं। तो ऐसे भारतीय जो भारतीय मूल के हैं, विदेशों में रह रहे हैं और उन्होंने भारत की विकास दर में क्या किया है? योग्यता दी है, अपनी योगदान दिया है। तो उनके लिए क्या होगा? उनके लिए हम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कराएंगे। तो इस बात की पहल सबसे पहले शुरू हुई सन 2000 में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कैसे आया या कब शुरू हुआ, तो ध्यान रखिएगा, ये शुरू हुआ सन 2003 में। सन 2003 में नई दिल्ली में सबसे पहले प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की पहल रखी गई और इस तरीके से प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन शुरू हुआ। सन 2003 से देखा जाए दोस्तों तो हर साल, प्रत्येक वर्ष क्या होता है? प्रत्येक वर्ष भारतीय मूल के लोगों को एक बार बुलाया जाता है और यह बुलाया जाता है 7 से 9 जनवरी के बीच में, ठीक है। एक्चुअल में पीबीडी सम्मेलन को आज की तारीख में घोषित जरूर किया जाता है, लेकिन ये जो मनाने का जो दिन है ये आपका 7 से 9 जनवरी के बीच में चलता है। ये ऐसा क्यों चलता है? उसके पीछे भी दोस्तों कारण है। कारण क्या है? असल में यही डेट क्यों ली गई उसका भी एक कारण है। 7 से 9 जनवरी 1915 में दोस्तों महात्मा गांधी जी 7 से 9 जनवरी के दौरान अफ्रीका से कहा आए थे? अफ्रीका से वो इंडिया आए थे। ध्यान रखिएगा, गांधी जी एक प्रवासी भारतीय बन गए थे क्योंकि 1893 में जब गांधी जी अपनी वकालत पढ़कर भारत आए तो उन्होंने कैलकाटा प्रेसिडेंसी का पेपर दिया, लेकिन वो उसमें फेल हो गए। फिर उन्होंने कटक प्रेसिडेंसी का पेपर दिया, उसमें भी वो फेल हो गए। तो उस दौरान क्या हुआ? एजुकेशन का लेवल उनका अच्छा था। तो उसी दौरान बंबई के एक व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने वो साउथ अफ्रीका चले गए और वहीं जाकर क्या हो गया? बस गए। तो 1893 से दोस्तों 1915 तक गांधी जी कहां के नागरिक बने रहे? अफ्रीका के नागरिक बने रहे, ठीक है दोस्तों। तो इस वजह से 1915 में जब गांधी जी भारत आए 7 से 9 जनवरी 1915, तो गांधी जी भी क्या थे? प्रवासी भारतीय के रूप में ही इंडिया आए थे, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रवासी भारतीय के रूप में जब इंडिया आए, ध्यान रखिएगा, ये जब इंडिया आए तो इसी उपलक्ष्य में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या किया कि उन्होंने हमारे भारत की आजादी में बहुत ज्यादा योगदान दिया था गांधी जी ने, ठीक है, और भारत के नागरिक भी थे। तो इस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी पहल रखी थी सन 2003 में, ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद से सन 2003 से लगातार क्या 2020 तक हर साल क्या होता है? हर साल केवल 7 से 9 जनवरी के बीच में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मनाया जाता है और भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को यहाँ पर इनवाइट किया जाता है। मैं आपको बता दूं, ध्यान रखिएगा, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में जितने भी लोग आए हैं, विदेशी जो आए हैं, उनमें सबसे ज्यादा आपके पंजाबी हैं जो कि कनाडा से आए, ठीक है, ये रिकॉर्ड है, क्योंकि वहां के लोग काफी करोड़पति, खरबपति, अरबपति होते हैं, ठीक है, क्लियर है। अगर इस बार की बात करें तो इस बार की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा? इस बार की दोस्तों अगर बात करेंगे तो जो आपके सूरीनाम, ध्यान रखिए, सूरीनाम का नाम सुना होगा आपने। सूरीनाम एक देश का नाम है। सूरीनाम क्या है? एक देश है, एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। साउथ अमेरिका के 3 देश, छोटे देशों में एक सूरीनाम भी आता है। इसके बारे में आपको बताता हूं। तो सूरीनाम के जो प्रेसिडेंट है चंद्रिके प्रसाद जो है, चंद्रिके प्रसाद संतोषी जो है, ये इस बार के क्या बने हैं? इस बार के चीफ गेस्ट हैं हमारे पीबीडी सम्मेलन के। लेकिन चूंकि पीबीडी सम्मेलन 2021 का
वर्चुअली हो रहा है, तो ये इंडिया में इनका कोई आने का सिस्टम नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हर साल पीबीटी सम्मेलन में एक भारतीय मूल के किसी ना किसी व्यक्ति को हम बुलाया करते हैं, ठीक है। तो इस दौरान क्या हुआ, जैसे कि एक बार त्रिनिडाद टोबैगो, ये मध्य अमेरिका का एक देश है, वहां की एक राष्ट्रपति थी कमला प्रसाद बिसेस, जो भारतीय मूल की थी, तो उनको बुलाया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रिके प्रसाद संतोषी को इस बार पीबीटी सम्मेलन का चीफ गेस्ट डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। क्या डिक्लेयर किया गया दोस्तों, चीफ गेस्ट। देखिए कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं आपके लिए, चीफ गेस्ट, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन है। और ये कहाँ के प्रेसिडेंट है, सूरीनाम। सूरीनाम कहाँ का देश है भाई, सूरीनाम आपका साउथ अमेरिका की कंट्री है। साउथ अमेरिका की कंट्री है तो बात आ जाती है साउथ अमेरिका में कितनी कंट्रियां हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, साउथ अमेरिका में कितनी कंट्रियां हैं, साउथ अमेरिका में 13 कंट्रियां हैं। उनमें से सबसे छोटे देशों में कौन है, सूरीनाम है। क्लियर हो गया सभी को, तो ये आपका सूरीनाम हो गया। क्लियर है सभी को, इतना क्लियर हो गया भाई। अब अगर हम बात करेंगे पीबीटी सम्मेलन की, तो इस बार का जो पीबीटी सम्मेलन है उसमें जो इस बार का थीम है, थीम यही है, थीम क्या है, आत्मनिर्भर भारत में योगदान, आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ठीक है, योगदान। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया इस बार का थीम। क्लियर है दोस्तों, तो ये हो गया आपका पीबीटी सम्मेलन जो 7 से 9 जनवरी के बीच में मनाया जाता है। 1915 में गांधी जी के आने के उपलक्ष्य में मनाया गया था, ठीक है दोस्तों, काफी क्लियर हो गया होगा आपका। कोविड-19 महामारी के बीच 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन डिजिटल माध्यम से 9 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का मुख्य विषय होगा आत्मनिर्भर भारत में योगदान। क्लियर है दोस्तों, तो ये हो गया आपका, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया पहली बार कब मनाया गया था, 2003 में, और कहां मनाया गया था, नई दिल्ली में मनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के विकास के लिए 28,400 करोड़ रुपए की राशि क्या की है, आवंटित की है। तो दोस्तों यहां पर क्या होगा आपका, यहां पर आपका मैं आपको बता दूं ये किसके लिए किया गया होगा, तो सभी लोग ध्यान रखिएगा, ये इस बार पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि आधारिक संरचना का विकास करने के लिए, इंडस्ट्रियली, जम्मू कश्मीर का इंडस्ट्रियली विकास करने के लिए पहली बार ऐसा हुआ है कि 28,400 करोड़ रुपए की धनराशि केंद्र सरकार किस राज्य के लिए दे रही है, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के लिए प्रदान कर रही है, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या होगा आपका, जम्मू कश्मीर में होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर में निवेश कार्य पहली बार ही है कि ब्लॉक लेवल पर इतना बड़ा निवेश हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, निवेश, पर्याप्त पर्यटन और इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में क्या करने के लिए, विकास करने के लिए। और चूंकि अब ये यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो यहाँ के आप लोग सभी लोग बताएंगे भाई, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम क्या है। उपराज्यपाल मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, मैं आपको बता देता हूं, लेकिन पहले आप लोग बताएंगे। तो निवेश, पर्याप्त पर्यटन और इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में विकास करने के लिए भारत सरकार ने पहली बार ऐसा कोई निर्णय लिया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट टाइम एक यूनियन टेरिटरी के लेवल पर क्या हो रहा है, पर इतना व्यय किया जा रहा है। कभी इतना व्यय भारत सरकार ने नहीं किया, ठीक है। तो ध्यान रखिए, इतना व्यय पहली बार ही हो रहा है। और भैया कौन है भाई वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी। आपको कितनी बार बताया है कि मनोज सिन्हा कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है। तो मैं मनोज सिन्हा, कल भी मैंने आपको बताया था, रोज मैं बताता हूं आपको कि मनोज सिन्हा वहां के क्या है, मनोज नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। तो मनोज नाम क्या है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है जो कि जम्मू कश्मीर के है, ठीक है। क्लियर है सभी को, सभी का क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शमशाद अली जी, रेवाती किंग एसपी, रेवाती, सभी लोग को, अनिल कुमार, सभी लोग को नमस्कार। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर भी करेंगे। बेटा मैं बता दूंगा मेरा प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सा है। मेरे पास जब तक आग नहीं लगती बेटा पढ़ने के लिए, तब तक मैं पढ़ता नहीं हूँ। मेरी आदत हमेशा से खराब रही है। मैं हमेशा से तभी पढ़ता हूँ जब लगता है कि मुझे अब पढ़ना है, तो मतलब अब कोई रास्ता बचा नहीं है, मैं तभी पढ़ना शुरू करता हूँ, उससे पहले नहीं पढ़ता, ठीक है। तो देखिए, फिर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, कई बार आप लोगों को मैं बता चुका हूं कौन है, आप खुद बताएंगे। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में क्या हुआ है, मध्य प्रदेश में बवाल हुआ है अभी हाल ही में, कौन सा, बर्ड फ्लू का बवाल हुआ है, H5N1। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था। इंदौर में पहली बार अभी क्या हुआ है, कौवे मरे पाए गए हैं। तो इंदौर में कौवे मरे पाए गए हैं। तो आसपास के राज्यों में आपका जो बर्ड फ्लू का जो खतरा है वो मंडरा रहा है, जैसा कि यूपी में एंटर हो गया दोस्तों। H5N1 इसके वायरस का नाम होता है, ठीक है। उसके बाद अगर नाम हम लेंगे H1N1 का, तो ये सुअर से मिलता है, जो कि आपका
स्वाइन फ्लू होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू दोनों अलग अलग होते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम आप लोग बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, कई बार मैं बता चुका हूं। नाम के आगे चौहान लगता है, इतना क्लियर है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश के लिए 28,400 करोड़ रुपए की औद्योगिक विकास योजना की घोषणा की, जो कि केंद्र सरकार ने की है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इनका उद्देश्य क्या है? पर्याप्त विस्तार यानी कि पर्यटन का, मौजूदा उद्योगों को प्रोत्साहित करना। औद्योगिक योजना ब्लॉक स्तर पे पहली बार ही ऐसी हो रही है जब इतना निवेश किया गया है, और ये योजना 2037 तक के लिए है, 2037 तक के लिए है, जो वहां का जम्मू कश्मीर का टोटल विकास करेगी। कुछ क्षेत्रों में मूल रूप से व्यय होगा। सरकार इस योजना के तहत कृषि, डेयरी, रेशम, मछली, पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किसको गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो देखिए भाई, आपके ऑप्शन दिए गए हैं, रंजन गोगोई दिया गया है, दीपक मिश्रा दिया गया है, सुधांशु धूलिया दिया गया है, और आपका इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे भाई, ठीक है। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर भी कर देंगे भाई, है ना। क्लास को शेयर भी करिए भाई, ऐसा नहीं चलता कि इतने कम लोग आ रहे हैं। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर भी करते रहेंगे। बर्ड फ्लू, वेरी गुड, ठीक है। रोहित यादव जी, रिशु, शमशाद अली, सोनम कुमारी, सभी को बहुत बहुत नमस्कार, और सभी लोग एक बार क्लास को शेयर भी कर देंगे। अब देखिए भाई, नेक्स्ट ऐसा लगता है जैसे आप लोग 10 बजे सो के नहीं उठते हो, है ना। यहाँ तो रात में सोते भी नहीं है, क्योंकि 9:30 पे भी आपकी क्लास होती है, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, ठीक है। चलिए, सपना सिंह जी बहुत बहुत नमस्कार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसको गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? तो कौन बने भाई इस समय? कौन बने? जस्टिस सुधांशु धूलिया जो है, ये आपके गुवाहाटी हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनाए गए हैं, मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं दोस्तों, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, क्या यहाँ पर अगर हम बात करते हैं गुवाहाटी की, तो आपको मैं बता दूं। अच्छा चलिए, पहले इनके बारे में देख लेते हैं। सभी लोग बताएंगे जस्टिस दीपक मिश्रा कौन है, वो तो आप बताइए, एक चलिए हम बता देते हैं तब तक। जस्टिस रंजन गोगोई कौन है भाई? ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के क्या थे रंजन गोगोई, अभी आपके वो क्या बोलते हैं, गोगोई साहब अभी आपके राज्यसभा के मेंबर क्या किए गए हैं, नॉमिनेट किए गए हैं, ठीक है। तो ये आपके राज्यसभा के मेंबर हो गए, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को आप लोग, कि यहाँ पर गुवाहाटी की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की अगर हम बात करेंगे, अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें दोस्तों, तो ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ये मेघालय है, ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम है, ये मणिपुर है, और ये आपका नागालैंड है। ऊपर आपका अरुणाचल है, और ये असम है, ठीक है, ये असम है। तो आपको पता है दोस्तों कि अभी तक गुवाहाटी हाईकोर्ट, ध्यान रखिए, गुवाहाटी हाईकोर्ट भारत में सबसे ज्यादा बेंचेस रखने वाला राज्य था भारत में। हाँ, फॉर्मर चीफ जस्टिस शमशाद अली जी, सुबह क्लास 8 बजे से बेटा स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यार थोड़ा सा आराम की जरूरत है। मैं पूरी रात यार जग रहा हूँ, 12 साढ़े 12 बजे तक तो केवल जग रहे हैं, केवल रूम पे पहुंच रहे हैं। 2 बजे तक फिर पढ़ाई करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर कैसे, इतना थोड़ा हेक्टिक हो गया इस समय, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपका गुवाहाटी हाईकोर्ट के बारे में आपको दोस्तों मैं बता दूं, गुवाहाटी हाईकोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो गुवाहाटी हाईकोर्ट जो है, ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे ज्यादा हाईकोर्ट की जो बेंचेस थी वो गुवाहाटी के पास थी। एक समय था कि गुवाहाटी हाईकोर्ट अरुणाचल को भी संभालता था, नागालैंड को भी संभालता था, मणिपुर को भी संभालता था, मिजोरम को भी संभालता था, त्रिपुरा को भी संभालता था, और मेघालय को भी संभालता था। यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में केवल एक ही हाईकोर्ट था, गुवाहाटी में। गुवाहाटी हाईकोर्ट अपने अलावा, असम के अलावा 6 एक्स्ट्रा पीठ को संभालता था, 6 एक्स्ट्रा बेंचेस जो थी इसके पास थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अब क्या हुआ है, अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कुछ स्टेट हैं, जैसे कि आपका मणिपुर हो गया, एक मणिपुर है, ठीक है, और एक त्रिपुरा है, और एक आता है आपका मेघालय। ध्यान रखना दोस्तों, अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, ये तीनों ने अलग हाईकोर्ट बना ली है। तो अब इनकी अलग हाईकोर्ट हो गई। तो अब यहां पर क्वेश्चन क्या बना कि गुवाहाटी के पास अब कितनी हाईकोर्ट्स है? तो ध्यान रखिएगा, गुवाहाटी के पास कितनी हाईकोर्ट्स है भाई? गुवाहाटी के पास हाईकोर्ट है कौन कौन सी? गुवाहाटी अब केवल जो संभाल रहा है वो किसको संभाल रहा है? मिजोरम को संभाल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये अरुणाचल को संभाल रहा है, ठीक है, अरुणाचल, और एक नागालैंड को भी संभाल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, नागालैंड, अरुणाचल और मिजोरम अभी भी गुवाहाटी के अधीन ही है, ठीक है। तो भारत में सबसे ज्यादा जो पीठ है, सबसे ज्यादा जो बेंचेस है, वो किस हाईकोर्ट के पास अभी भी है? गुवाहाटी के पास है भाई, और एक आपका मुंबई के पास भी है। ध्यान रखना दोस्तों, मुंबई हाईकोर्ट भी 3 एक्स्ट्रा को संभालता है, गोवा हाईकोर्ट को भी यही संभालता है, दादर और नगर हवेली को भी यही संभालता है, और दमन दीव को भी
यही समानता है। ठीक है दोस्तों, तो अब इतना ध्यान रखिएगा, आपको पता होगा कि दादर और दमन दीव क्या हो रहे हैं, एक हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो मुंबई और गुवाहाटी 3-3 को एक्स्ट्रा समाते हैं। क्लियर हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टोटल 33 + 1 क्या बता रहे हो आलोक कटियार जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। जस्टिस सुधांशु धूलिया को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति की पुष्टि कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा की गई है। ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भारत के संविधान के अनुच्छेद 217, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल नंबर 214 से लेकर 231 के बीच में आपकी हाईकोर्ट आती है। तो इसमें आर्टिकल नंबर 217 जो है उसके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो ये बताया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आपको एक चीज और बता दूं मैं, अगर रिवाइज करना है तो रिवाइज यहाँ ये भी कर लेते हैं। अभी हाल ही में सिक्किम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, आप लोग बताएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश कौन बने, आप लोग बताइए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था। यहाँ पर आपके अरूप सोनवानी हो गए। ठीक है, और आपके जो ये अरूप जो थे, अरूप पहले सिक्किम में थे, ये इधर आ गए। और यहाँ पर है जेके महेश्वरी, है ना, जेके महेश्वरी इधर। और ये दोनों लोगों ने क्या किया है, दोनों लोगों ने इंटरचेंज किया है। क्या, ये सिक्किम से हाईकोर्ट है और ये हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश से आपका सिक्किम में पहुंच गया है। ठीक है, क्लियर है, ये मैंने आपको कल बताया था। तो और अभी क्या है, अभी आपका असम के भी क्लियर हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो ये आपके ये है जो आपके सुधांशु धूलिया हैं। सुधांशु धूलिया सबसे पहले उत्तराखंड के, अपनी लाइफ में सबसे पहले ये उत्तराखंड के क्या बने थे, हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने शुरू हुए। देखिए आपको दिया है 2008 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश इनको बनाया गया था। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हाल ही में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या दिया गया पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है। ठीक है, तो हाल ही में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का पुरस्कार किसको मिला है भाई, किसको मिला है, आलोक कटियार जी बहुत बहुत नमस्कार। हाँ, सिक्किम के जेके महेश्वरी, बिल्कुल। सभी लोग क्लास में थोड़ा शेयर भी करते रहेंगे भाई। सोनम कुमारी जी कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं आप, रीजनिंग की क्लास, हाँ 12:30 पे होती है सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। Who has recently been selected for the National Florence Nightingale Award 2020? ध्यान रखिएगा, दुनिया में नर्सिंग के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है जिसको आप क्या बोलते हो, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, किसको दिया गया भाई, अभी दिया गया है किसको, शैला कैनी को, क्लारा बार्टन को या सोमा मंडल को। देखो भाई, अब सोमा मंडल तो आप भूल नहीं सकते क्योंकि हर जगह ऑप्शन, जहां मुझे जगह मिलती है कि मैं ऑप्शन में कोई चीज रिवाइज करा सकता हूं तो मैं उस चीज को डाल ही देता हूं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका क्या होता है, आपका साथ दे जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है किसकी, कि नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किसको दिया गया है, तो किसको दिया गया है, शैला कैनी को दिया गया। ठीक है, शैला कैनी को अवार्ड दिया गया है। ये कौन है भाई, ध्यान रखिएगा, ये माता वैष्णो देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, माता वैष्णो देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग से संबंधित है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, अभी मैंने आपको बताया था जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो दिया जाता है, ये हमेशा और हमेशा किसी भी इंडस्ट्रीज के सेक्टर में, किसी भी मेडिकल सेक्टर में, या किसी भी ऐसे स्थान पर, जैसे कि आपका कोई भी स्थान होगा जो नर्सिंग के क्षेत्र से रिलेटेड है, वहां पर ये किसी भी नर्सिंग कर्मचारी को या अधिकारी को दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, नर्सिंग कर्मचारियों के लिए है। और अभी दिया गया है माता वैष्णो देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग की कौन, डॉक्टर शैला कैनी को दिया गया। किसको दिया गया, शैला कैनी को। ध्यान रखिएगा, इस पुरस्कार में कभी बेटा राशि भी पूछ सकता है, तो मैं आपको बता दूं इस पुरस्कार की राशि होती है कुल कितने हजार, 50,000। कितने हजार होती है दोस्तों, 50,000 इसकी राशि प्रदान की जाती है। क्लियर हो गया सभी को, सभी लोग एक बार क्लास को जरा शेयर भी कर देंगे भाई, है ना, सभी लोग एक बार क्लास को जरा शेयर भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो कैसे किसी को पता चलेगा कि क्लास सुबह स्टार्ट हुई है ना, क्योंकि बच्चे तो जनरली क्या होते हैं, बच्चे तो जनरली आपके सबसे ज्यादा वो होते हैं, क्या होते हैं, सबसे ज्यादा वो लोग आपके लेजी होते हैं, है ना, तो लेजीनेस को छोड़ना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, आपका क्या है, आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या दिए हैं, क्लारा बार्टन दिए हैं। ध्यान रखिएगा, ये एक अमेरिकन नर्स है, अमेरिकन बहुत पॉपुलर नर्स थी है, तो इनको क्या बोला गया, इनको आपका
1912 में इनकी मृत्यु हुई थी और ये बहुत प्राचीन समय की नहीं है और बहुत फेमस नर्स भी थी। सुमा मंडल कौन है? सभी को पता है, अब नहीं पता हुआ तो कभी पता नहीं होगा मेरे भाई। हर बार क्लास में ऑप्शन में कहीं ना कहीं इनका नाम घुसेड़ रहा हूं। सेल की चीफ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की चीफ घोषित हुई है कौन? सुमा मंडल। अगर बात करेंगे दोस्तों सेल की, तो सेल के अलावा भारत में और कौन सा है आपका स्टील से रिलेटेड संस्थान? तो वो आपका RINL है। RINL क्या है बेटा? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। इंडिया में मैक्सिमम स्टील इंडस्ट्री सेल में आती है। ये जो RINL है ये संभालता है किसको? विशाखापट्टनम को संभालता है। ठीक है, तो ये विशाखापट्टनम वाली जो स्टील इंडस्ट्री है उसके लिए RINL अलग से बनाया गया था। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्टर शैला कैडी प्रिंसिपल है जो कि माता वैष्णो देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग की, उसने उन्हें राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया किसी भी शासित प्रदेशों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, राज्यों में, निजी मशीनरी या स्वैच्छिक संगठनों में काम करने वाले उत्कृष्ट नर्सिंग कर्मियों को ही ये दिया जाता है और उनके क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान यही है। 50,000 रुपए की क्या मिलती है दोस्तों? धनराशि मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ब्लूमबर्ग की ओर से जारी की जाने वाली अरबपतियों की लिस्ट जो है वो क्या है? ठीक है, सभी लोग स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है क्या? देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। ब्लूमबर्ग की ओर से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति दोस्तों कौन बने हैं? अभी हाल ही में किसको घोषित किया गया? ध्यान रखिएगा, टेस्ला। दुनिया की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में आती है कौन सी? टेस्ला। टेस्ला के जो CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, कौन है भाई? एलन मस्क, जैक मा या जेफ बेजोस? तो कौन है भाई? एलन मस्क है। तो एलन मस्क क्या है? टेस्ला के, आपके दुनिया की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में टेस्ला के जो CEO है एलन मस्क, ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कैसे अमीर व्यक्ति बने हैं? क्योंकि अभी हाल ही में इन्होंने जो अपना ओवरऑल जो टर्नओवर निकाला वो 188 बिलियन डॉलर था एक साल का। ठीक है, एक साल का 188 बिलियन डॉलर था। ठीक है, क्लियर है सभी को? ध्यान रखिएगा, इन्होंने किसको पीछे किया है? या फिर दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे अमीर व्यक्ति कौन चल रहा है इस समय? तो दुनिया में दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं जेफ बेजोस। ध्यान रखिएगा, जेफ बेजोस दुनिया के दूसरे सबसे अमीर उद्योग बिजनेसमैन हो गए हैं और थे, मतलब अभी तक ये नंबर 1 पे थे और इन्होंने जस्ट केवल $1 बिलियन का फर्क है इन लोगों में। ठीक है, इनका एक साल का वार्षिक टर्नओवर 187 बिलियन डॉलर है और इस साल हाल ही में टेस्ला के CEO एलन मस्क ने क्या किया है? एलन मस्क ने 188 बिलियन डॉलर का अपना टर्नओवर निकाला है। ठीक है, अजीत कुमार जी, हाँ स्पेसएक्स के भी CEO है। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, और ये आपके क्या है? ये आपके अमेजन के वो है फाउंडर्स में बोल लो, इनके संस्थापक या अमेजन के मालिक। ठीक है, तो ये अमेजन के। क्लियर हो गया सभी को? जैक मा कौन है? ध्यान रखिएगा, इस समय जैक मा कौन है? जैक मा एशिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में आ गए हैं। एशिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में चुने जाते हैं कौन? ठीक है, अमीर व्यक्तियों में चुने जाते हैं जैक मा, ये शामिल है। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों? ध्यान रखिएगा, ये है आपका क्या? बिलियनर्स की सूची। ठीक है, तो ये लोग इतने बिलियन कमा लेते हैं, 1 बिलियन हमको मिल जाता है, शायद हम तो बाहर ही ना निकले फिर। तो इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के CEO एलन मस्क अब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इंसान बन गए हैं। ब्लूमबर्ग की ओर से जो हर साल जो सूची निकाली जाती है अरबपतियों की, उसमें आपके अमेजन के फाउंडर या संस्थापक जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया। कितने बिलियन डॉलर में छोड़ा है? केवल $1 बिलियन में। ठीक है, क्लियर हो गया सभी का? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में सरकार ने वित्त वर्ष 2020 और 2021 में GDP की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? जहां तक देखा जा रहा है दोस्तों, ये जो बात चल रही है, जो आपका GDP की बात चल रही है, ये फेक भी लग रही है सबको लगता है कि आज फेल है। कोई बात नहीं शिवानी, आप आ गए, ये अच्छी बात है। हाँ वेरी गुड। ठीक है, सभी लोग क्लास को शेयर भी करेंगे भाई, सभी लोग एक बार क्लास को शेयर भी करेंगे। ठीक है, हाँ देखिए भाई, अभी मैं क्या बता रहा था आपको कि हाल ही में सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए किसको डिक्लेयर किया है भाई? तो किसको डिक्लेयर किया है भाई? यहां पर आपका GDP कितना डिक्लेयर किया गया है? 7%, 7.5%, फिर उसके बाद आता है आपका 7.7%। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपका मिनिस्ट्री की बात हो रही है,
तो मिनिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ जो आपका स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ MOSPI बोलते हैं। MOSPI क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम्स एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, ये इस मंत्रालय का नाम है, ठीक है। इस मंत्रालय द्वारा हर साल इस मंत्रालय द्वारा ही क्या किया जाता है, अनुमान लगवाया जाता है कि देखिए भाई जीडीपी के भारत में कितनी दर आने वाली है। तो कितनी दर है भाई? 7.7% डिक्लेयर की गई है कि इस साल के अंत तक 2020-21 का जो अंत का जो जीडीपी का विकास दर निकाला जा रहा है वो लगभग लग रहा है क्या कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इस बार कितना होने वाला है? 7.7% होने वाला है, ठीक है। तो इसमें इतने गिरावट भी आई है, क्यों? क्योंकि कोविड की वजह से नुकसान काफी हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये हो गया आपका MOSPI, ठीक है, सभी का क्लियर है भाई? तो ध्यान रखिएगा MOSPI की ये मंत्रालय कब बना था? ध्यान रखिएगा, ये एक अस्थायी मंत्रालय है जिसकी गठन 1999 में हुआ था। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका गठन करवाया था, ठीक है, सभी का क्लियर है? और ध्यान रखिएगा सदानंद गौड़ा इसके क्या है? मिनिस्टर के रूप में काम करते हैं। सदानंद गौड़ा ही इसके राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद ये MOSPI के अधीन ही क्या आता है भाई? ध्यान रखिएगा NSO आता है, कभी आपने देखा होगा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। यही लोग क्या करते हैं? जीडीपी की दर का अनुमान लगाते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना रहने वाला है। तो इस बार अनुमान लगाया गया है 7.7% रहने वाला है, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक बार हम जाते जाते इसको ये पढ़ लेते हैं, इस क्वेश्चन को छोटे छोटे पढ़ लेंगे। जीडीपी क्या होती है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, जीडीपी क्या होती है? बहुत सिंपल है, मैं आपको सिंपल वर्ड में पढ़ा देता हूं। जीडीपी क्या होती है? आपके देश के अंदर, आपके देश में जितना भी प्रोडक्शन होता है और जितनी भी सेवा होती है, जितना भी प्रोडक्शन है और जितनी भी सर्विसेज हैं, इन सभी को ऐड किया जाता है। और ये जो एडिशन होता है, ध्यान रखिएगा, ये जीडीपी आता है। लेकिन यहां पर आपका एक पॉइंट है, पहली बात तो ये देश की बात हो रही है कि देश में हो रहा है, ठीक है, देश के अंदर हो रहा है। दूसरा, इस दोनों काम को दोनों लोग कर रहे हैं, यानी कि देशवासी भी कर रहे हैं, नेशनल कंपनीज भी कर रही हैं और इंटरनेशनल यानी कि विदेशी कंपनीज भी कर रही है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल है। देखो एक बार तोड़ के पढ़ते हैं। आपके देश के अंदर टोटल प्रोडक्शन और सर्विसेज जो देशवासी भी दे रहा है और विदेशी भी दे रहा है, टोटल ऐड होकर क्या में आता है? जीडीपी में आता है। ध्यान रखिएगा, जीडीपी का मतलब एक जबान में अगर हम पढ़ेंगे तो क्या होगा? एक जबान में पढ़ेंगे, ठीक है, एक जबान में अगर हम पढ़ेंगे बेटा तो क्या होगा? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक जबान में अगर पढ़ते हैं तो बहुत जीडीपी बहुत सिंपल होती है। ध्यान रखिएगा कैसे है? आपके देश के अंदर होने वाला टोटल प्रोडक्शन और टोटल सर्विसेज जो है, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए। ध्यान रहे, ये जो प्रोडक्शन और सर्विसेज जो है, ये आपके देशवासी और विदेशी दोनों ने किया। तो एक बात, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आपको मैं बता देता हूं, जरूरी हमेशा ध्यान रखिएगा, जीडीपी से आप अपनी नेशनल इनकम नहीं निकाल सकते। केवल नेशनल इनकम आप केवल जीडीपी से नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहां पर ध्यान रखिएगा, मान लीजिए जीडीपी का परसेंट अगर 7.7% ये दे रहा है, तो हो सकता है जो विकास दर जो प्रोडक्शन का जो दर निकाला जा रहा है 7.7% है, हो सकता है कि इस 7.7% में देशवासियों का बहुत कम परसेंटेज हो और विदेशियों का परसेंटेज बहुत ज्यादा हो। ठीक है दोस्तों, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर विदेशी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन या बहुत ज्यादा सर्विसेज आपके देश में देगा तो ऑब्वियसली जीडीपी बढ़ेगी। ठीक है, तो इट डिपेंड नहीं करता कि अगर आपकी जीडीपी बढ़े, लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, आम इंसान इसमें बेवकूफी में फंस जाता है कि जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी घट रही है, क्योंकि जीडीपी के संबंध में किसी को ज्यादा कुछ पता नहीं होता। मैं आपको बता दूं, जीडीपी के बढ़ने का यह मतलब नहीं है कि आपकी नेशनल इनकम बढ़ेगी, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है जीडीपी बढ़े और नेशनल इनकम ना बढ़े। क्यों? हो सकता है आपकी जीडीपी में विदेशी का प्रतिशत ज्यादा हो तो जीडीपी तो ऑब्वियसली इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये मेक इन इंडिया प्रोसेस जो भारत सरकार लेकर आई थी, अटल मोदी जी की सरकार, मेक इन इंडिया प्रोसेस यही था, किसी भी विदेशी कंपनी को भारत में बुलाकर प्रोडक्शन करवाना था। तो भारत में बुलाकर प्रोडक्शन कराने का मतलब क्या बनता है दोस्तों? भारत को बुलाकर प्रोडक्शन कराने का मतलब यह बनता है कि आप देश के अंदर बनाइए तो हमारी जीडीपी क्या होगी? इंक्रीज होगी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जीडीपी से आपके देश का डेवलपमेंट तो होता है, क्योंकि कोई भी विदेशी अगर आकर काम करेगा, जैसे कि मान लीजिए हम बात करते हैं दोस्तों मेट्रो की, तो अगर दिल्ली मेट्रो की बात करें तो दिल्ली मेट्रो को दो कंपनियों ने बनाया था, एक आपकी जापान की थी मित्सुबिशी और एक आपकी साउथ कोरिया की थी रोटेम। तो इन दोनों देशों ने हमारे देश का ही तो डेवलपमेंट किया। तो ध्यान रखना दोस्तों, जीडीपी से डेवलपमेंट दिखता है,
जीडीपी से डेवलपमेंट दिखता है, लेकिन जरूरी नहीं कि डेवलपमेंट हो ही जाए। ठीक है, देखिए सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय MOSPI, जिसको बोलते हो आप क्या, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय सांख्यिकी NSO, जिसको NSO बोलते हैं, द्वारा 7 जनवरी 2021 को जारी पहले उन्नत आकलन के अनुसार चालू वित्त वर्ष जो था 2021 के भारत में जीडीपी में 7.7% की गिरावट रहने का अनुमान है। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में किस बैंक ने फिनटेक इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए आईटी कानपुर के साथ साझेदारी की है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए अभी ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? पंजाब नेशनल बैंक होगा। पीएनबी भारत की पहली बैंक बन गई जिसने किसी भी आईटी के साथ मिलकर बैंकिंग सेक्टर में काम करना शुरू किया है। ठीक है, जापान और साउथ कोरिया, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सभी लोग, हाँ, किसानों की कोई नहीं सुनता, ये इसी के पीछे मेरे दोस्त कारण है। भारत सरकार ने अगर एमएसपी को छीना है, एमएसपी क्या है दोस्तों, अगर आपने बात करी दी है कटियार जी, तो मैं आपको बता दूं कि ध्यान रखिएगा, भारत सरकार जो किसान बिल लेकर आई है, वो किसान बिल दोस्तों खराब तो नहीं है, लेकिन हाँ, आपको जो भी करना चाहिए आपको प्रत्यक्ष रूप से करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप किसी भी काम में ट्रांसपेरेंसी रखते हैं तो इसका मतलब है कि आप झूठे नहीं है। अगर आप किसी भी चीज को दबा रहे हैं या फिर उसको नहीं बता रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इस बार का जो किसान बिल जो भारत सरकार लेकर आई है, मेरे ख्याल से वो गलत तो नहीं था, लेकिन गलती सरकार ने ये करी कि सरकार ने इसमें से एमएसपी की बात नहीं करी, जो कि किसान का नुकसान। ऑब्वियसली किसान का नुकसान होगा अगर वो क्या न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या इसको बोलते हैं न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य। इतनी गरीबी योजनाएं आने के बावजूद भी आज भी किसान सबसे कम दाम पर ही अनाज बेचता है। और फिर एमएसपी अगर निर्धारण कर रहे हो, मान लीजिए सरकार ने निर्धारण कर दिया दोस्तों 800 रुपए प्रति क्विंटल, मान लेते हैं 800 रुपए प्रति क्विंटल अनाज बेच रही है, तो ये एमएसपी निर्धारण हो गया। इसका मतलब किसानों को ये बोल दिया सरकार ने कि 800 से नीचे का अनाज से नहीं बिकेगा, तो तुम लोगों को, तुम किसानों को 800 रुपए प्रति क्विंटल तो अनाज का दाम मिलेगा। लेकिन सरकार क्या कह रही है कि हम एमएसपी के बारे में नहीं बताएंगे, ये हिडन रखेंगे। इसका मतलब आप चोरी कर रहे हैं, चोरी करने का मतलब आप 800 में किसान से खरीदेंगे, आप उसको 2000 में बेचेंगे। ठीक है, 2000 में बेचेंगे तो सारा पैसा तो आप ही ले गए, किसान के पास तो कुछ बचा नहीं। और आप एमएसपी अगर हम पूछेंगे तो आप एमएसपी बता दोगे 400 रुपए प्रति क्विंटल है, तो किसान को मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज गलत है जो सरकार कर रही है कि सरकार किसी भी चीज में ट्रांसपेरेंसी नहीं देती है। आप तानाशाही वाला देश नहीं है, आप तानाशाही यहाँ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बस यही एक है कि आपको पारदर्शिता रखनी चाहिए। किसी भी काम में ये पारदर्शिता नहीं रखते हैं, इसीलिए वहां पर इतना नुकसान होता है। ठीक है, एमएसपी शमशाद अली जी ध्यान रखिएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। रिसेंटली विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद आईआईटी कानपुर टू सेट अप फिनटेक इनोवेशन सेंटर? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बता दूं मैं आपको, पंजाब नेशनल बैंक ने अभी हाल ही में आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर एक समझौता किया है। इसके साथ क्या होगा, ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, ये लोग एक फिनटेक इनोवेशन सेंटर स्थापित करेंगे। ये सेंटर क्या करेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये सेंटर भारत में बैंकिंग सेक्टर का रिसर्च करेगा। बैंकिंग सेक्टर में रिसर्च करना कि कैसे इसको डेवलप किया जाए, फाइनेंशियल सेक्टर का रिसर्च करना कि कैसे भारत में किसी भी प्रकार से फिस्कल डेफिसिट से या किसी भी प्रकार के घाटे से बचा जाए। ठीक है, और दूसरा एक और है बीमा क्षेत्र को कैसे भारत में आगे बढ़ाया जाए। तो ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की बीमा कंपनियों ने, जो भी ऑस्ट्रेलिया के 2 बीमा कंपनी हमारे भारत में काम कर रही थी, उन लोगों ने भारत से अपना हाथ वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि उनको भारत में फायदा नहीं दिख रहा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर और बीमा सेक्टर के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए अभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने आईआईटी कानपुर के साथ क्या किया है, समझौता किया है। उन्होंने फिनटेक नामक फिनटेक इंफॉर्मेशन सेंटर को क्या किया है, स्थापित किया है। क्लियर हो गया सभी को? सभी का क्लियर है भाई? ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या हो गया? हाँ, ये बात सही है। निमेश कुमार जी, क्वेश्चन की कहां की बात कर रहे हो आप? ठीक है, निमेश कुमार जी कहां की बात कर रहे हो आप, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? तो ध्यान रखिएगा भाई, अभी मैंने आप लोगों को जो बताया, इसमें के साथ अगर यहां पर एक और देखेंगे तो फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो अभी आपका जो बना है, फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
एक फर्स्ट नामक एक फाउंडेशन काम करता है। ध्यान रखिएगा, पीएनबी और आईआईटी मिलकर जो काम कर रहे हैं, इनके साथ एक और फाउंडेशन भी काम कर रहा है। फाउंडेशन का फुल फॉर्म हम शॉर्टकट बना सकते हैं फर्स्ट क्या है? फाउंडेशन ऑफ इनोवेशन रिसर्च साइंस एंड टेक्नोलॉजी नामक एक फाउंडेशन है जो इनके साथ मिलकर काम करेगा। तो पीएनबी आईआईटी केवल देखभाल करेंगे, रिसर्च करेंगे, उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? ये फाउंडेशन करेगा, जिसका फुल फॉर्म है दोस्तों फाउंडेशन ऑफ इनोवेशन एंड रिसर्च, इनोवेशन रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर क्या, यहाँ पर बात करें पीएनबी की, तो ध्यान रखिएगा पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1854 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि एसबीआई जो था, अभी आपके एग्जाम में आया था भाई, बैंक ऑफ आपका बैंक ऑफ था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंबई और बैंक ऑफ मद्रास, इस तरीके से हमारे एसबीआई की शुरुआत हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंबई और बैंक ऑफ मद्रास, ये जो थे ये जाकर ही बाद में क्या हुए थे? ये तीनों प्रेसिडेंसी, भारत की 3 प्रेसिडेंसी बैंकें हैं जो 1806, 1840 और 1842 में शुरू हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब इनकी बात करेंगे तो यही जाकर 1921 में क्या कर दिए गए? मिला दिए गए। तो यही लोग बन गए थे इंपीरियल बैंक। क्या बन गए थे? इंपीरियल बैंक। और ये इंपीरियल बैंक की जब राष्ट्रीयकृत हुई भारत में, तो 1 जुलाई 1955 को इसी का नाम पड़ा था दोस्तों, क्या? इसी का नाम पड़ा था एसबीआई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐसे बना है। क्लियर है सभी को? उसके बाद से ये आपका आरबीआई का एजेंट बन गए थे, ये आरबीआई के एजेंट के रूप में काम करते थे। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? चलिए यहां पर देखिए, पंजाब नेशनल बैंक ने संस्थान परिसर में फिनटेक इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ क्या किया है? साझेदारी की है। ये लोग क्या करेंगे भाई? ये लोग एक साथ मिलकर बैंकिंग सेक्टर, वित्तीय सेवाओं और बीमा की चुनौतियों का पता लगाने के लिए, अवसरों का पता लगाने के लिए लोग क्या करेंगे? ये लोग रिसर्च करेंगे, यानी कि अनुसंधान करेंगे। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट, हाल ही में आरबीआई ने किसकी अध्यक्षता में कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स का गठन किया है? तो ध्यान रखिएगा, कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हुआ है भाई? यहाँ पर आपके किशन रेड्डी, संजय कुमार पांडा और एनएस विश्वनाथन, ये क्या है भाई? आरबीआई ने भी हाल ही में ऐसा क्यों किया है? मनोहर जी पोस्टमार्टम की बात करें, वो शाम में रात में 9:30 बजे आपकी क्लास होती है, जिसमें 60 क्वेश्चन आते हैं। और 60 क्वेश्चन में लगभग हम लोग 200-250 क्वेश्चन निकाल लेते हैं। उसमें 2 घंटे रुकते नहीं हम लोग, फटाफट क्लास स्टार्ट होती है। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सुबह थोड़ा कम बोलता हूँ, है ना, थोड़ा मतलब उस फॉर्म में नहीं रहता हूँ जो शाम में रहता है। उसके लिए मेन कारण है कि थोड़ी एनर्जी बचा के रखते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब एनर्जी भी यहाँ पर यूज होती है। अच्छा, ईशान जी, करंट अफेयर्स की बात करें तो अभी तक के जो भी शिफ्ट के पेपर हो रहे हैं उसमें आपके 3 या 4 करंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन अगली शिफ्ट में क्या होगा किसी को कोई नहीं पता। तो ध्यान रखिएगा, फेज 2 वाले स्पेशली तैयार रहिएगा अगली चुनौतियों के लिए। हो सकता है आपके फेस में जीएस का हमारी साइंस ज्यादा है, ठीक है, और करंट अफेयर्स का पोर्शन बढ़ेगा। ठीक है, और रंजन जी बताइए आपकी क्या दिक्कत है? तो सभी लोग क्लास को एक बार शेयर भी करेंगे भाई। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्या हो रहा है? आरबीआई द्वारा क्या किया है? कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स क्या क्या किया गया है? गठन किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स जो बनाए गए हैं, ये आपका क्या है? किसकी अध्यक्षता में बना है भाई? ये एनएस विश्वनाथन। ध्यान रखिएगा, ये भी एक भारत के अर्थशास्त्री ही हैं और एनएस विश्वनाथन की अध्यक्षता में कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स बनाया गया है। इसके पीछे मेन उद्देश्य क्या है? आरबीआई बस इस कोशिश में लगी है कि भारत की जितनी भी जो पब्लिक बैंकें हैं, जो 12 बैंकें बची हैं, कोई भी बैंक पर कोरोना का कोई ऐसा प्रभाव ना है जिससे कि बैंक को बंद करना पड़े। आपने दोनों सुना होगा, विजय लक्ष्मी बैंक को आरबीआई ने मना कर दिया कि वो किसी प्रकार का ट्रांसैक्शन 25,000 से ऊपर नहीं करेंगे। उसके पीछे मेन कारण है कि अगर बैंक की लिक्विडिटी रुक जाएगी तो बैंक खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस बार अभी जो आपके कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स जो बनाए गए हैं, एनएस विश्वनाथन की अध्यक्षता में बना है। एक कमेटी बनी है, इनकी कमेटी की अध्यक्षता में ही इसका गठन किया जाएगा। ठीक है, इनकी कमेटी में अन्य 5 मेंबर भी होंगे, तो 5 सदस्यीय 6 सदस्यीय जो कमेटी है वही है कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स बनाएगी। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या है भाई? सिंपल सी बात है, कौशल निर्माण। इनका मेन उद्देश्य जो है कौशल निर्माण और विकास के लिए, कौशल निर्माण और विकास के लिए क्या करना? विकास के लिए क्षेत्रों की खोज करना, विकास क्षेत्रों की खोज करना, कहां पर भारत में डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये है आपके कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स, जो कि इनकी कमेटी कौन सी है? विश्वनाथन की कमेटी बनी है 5 मेंबर्स की। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ये योजना और विकास लाने के लिए भारत में ऐसा आरबीआई कर रही है। ठीक है, ये एक प्रकार का पहला ही ऐसा कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर बना है।
ठीक है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने विनियमित संस्थाओं पर पर्यवेक्षक को और मजबूत करने के लिए पर्यवेक्षकों का एक कॉलेज नामक एक शैक्षणिक सलाहकार परिषद बनाया है, जिसको कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स कहा गया है। ठीक है, एनएस विश्वनाथन इसकी अध्यक्षता करेंगे और इसमें 5 सदस्य और भी होंगे जो इनके साथ काम करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौशल निर्माण के लिए ही ऐसा किया जा रहा है कि कौशल निर्माण और जिन क्षेत्रों में क्या हो सकता है, जिन क्षेत्रों में आपका विकसित क्षेत्र जो बनाए जा सकते हैं उनकी खोज की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा गठित लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण की समिति का अध्यक्षता कौन करेगा? तो ध्यान रखिएगा, यहां पर भी एनएस स्वामी विश्वनाथन आया तो आपको अब याद हो गया होगा। आपका बात आ रहा है क्या? संजय कुमार पांडा और किशन क्या रेड्डी। तो यहां पर कौन होगा भाई? संजय कुमार पांडा और किशन रेड्डी। तो ध्यान रखिएगा, आपका यहां पर क्या क्वेश्चन है, सुनिए। देखिए भाई, आपका अगर हम लोग लद्दाख के बारे में देखें तो लद्दाख कौन से क्षेत्र में आता है? लद्दाख आपके ईस्टर्न इलाके में आता है। ठीक है, ईस्टर्न जम्मू कश्मीर को ही हम क्या बोलते थे? लद्दाख कहते थे। ठीक है, और इसका आंसर तो क्या है? आंसर पहले देखते हैं, किशन रेड्डी। किशन रेड्डी है तो सभी लोग बताएंगे कि सतीश रेड्डी कौन है? सतीश रेड्डी अभी हाल ही में बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं। सतीश रेड्डी अभी हाल ही में बहुत ज्यादा फेमस हुए। सतीश रेड्डी कौन है? अजीत कुमार यादव जी, क्या हो गया? अच्छा, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी भाई? आरबीआई की स्थापना कब हुई मेरे दोस्तों? आरबीआई की स्थापना कभी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो गलत मत करिएगा। आरबीआई जो बनी थी 1935 में बनी थी, 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, लेकिन अगर कभी एग्जाम में मेरे दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है कि आरबीआई किस एक्ट के अधीन बनाया गया या आरबीआई एक्ट कब बना, तो अपने आप को कंफ्यूज मत करना। आरबीआई एक्ट 1934 में आया था और आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को बनी थी। ठीक है, इसके जो पहले जो वो थे आपके गवर्नर जो थे आरबीआई के, वो कौन थे? आरबीआई के पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑसबॉर्न स्मिथ पहले अंग्रेज गवर्नर थे। ठीक है, और ध्यान रखिए दोस्तों, हिल्टन यंग कमेटी नाम की एक कमेटी थी, जिस कमेटी के कहने पर ही आरबीआई का गठन किया गया था। और क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है आपके, जो स्टैटिक के क्वेश्चन होते हैं तो मैं करंट अफेयर में वो भी बता देता हूं आपको कि आरबीआई में 5 करोड़ की पूंजी से बैंक की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए हम यहां पर बात कर रहे हैं किसकी? हु विल बी द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन लैंग्वेज, कल्चर एंड लैंड कंजर्वेशन ऑफ लद्दाख, रिसेंटली सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान रखिएगा, अभी भारत सरकार ने घोषणा की है कि लद्दाख के बारे में आपको मैं बता दूं, इसका बहुत प्राचीन इतिहास भी रहा है। कभी अलेक्जेंडर के जमाने में भी इसकी बात होती है कि अलेक्जेंडर की सेना से लड़ने के लिए लद्दाखियंस ने सबसे ज्यादा मेहनत की थी। कभी आपको पता होगा, वहां पर एक जनजाति है द्रुकपा और ब्रुकपा, ये लोग अलेक्जेंडर के खिलाफ खड़े हुए थे और अलेक्जेंडर ने बोला भी था, अलेक्जेंडर ने इस बात को माना भी था कि भारत के लद्दाखियन से लड़ना नामुमकिन है, क्योंकि पहाड़ों पर ये चलते नहीं, पहाड़ों पर ये दौड़ते हैं। तो इन लोगों ने भी बात की है कि वहां की हमारी भाषा, हमारा कल्चर और हमारी भूमि जो कि बुरी तरीके से गंदी हो रही है, उसके संरक्षण के लिए भारत सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिए। तो इन लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह जी से इस बात को बात की। तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या किया? गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की घोषणा की है कि गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता में लद्दाख के भाषा, संस्कृति और उनका लैंड कंजर्वेशन के लिए कमेटी बनाई जाएगी। ठीक है, सभी को क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपके गृह राज्य मंत्री हैं यही कौन है? किशन रेड्डी है। ठीक है, तो गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी की अध्यक्षता में क्या बनने वाली है? एक समिति बनेगी जो कि लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए काम करेगी। बात करते हैं दोस्तों गंदगी की, तो मैं आपको गंदगी का बता दूं, अभी हाल ही में लद्दाख के बारे में बात करें, लद्दाख में एक वहां की लद्दाख के रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है स्टोक कांगड़ी। ठीक है, स्टोक कांगड़ी सबसे हाईएस्ट पीक है लद्दाखियन रेंज की। और आपको मैं बता दूं, यहां से भी थोड़ा बहुत नहीं, यहां से आपका लगभग 567 kg यहां से कचरा लाया गया है। ये वही लोग होते हैं जो वहां जाकर कचरा छोड़ देते हैं लेकिन लेकर नहीं आते क्योंकि वो थक जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 567 kg जो कचरा आया है, इसका मतलब कि वो अपना लैंड को क्या करवा रहे हैं? दूषित करवा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में बनता है, एनएस विश्वनाथन कौन है भाई? तो सभी को पता चल गया एनएस विश्वनाथन कौन है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया। देखिए भाई, लद्दाख के 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने 6 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की और सरकार से लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि की रक्षा करने का आग्रह किया। केंद्र सरकार ने लद्दाख की विषम भौगोलिक परिस्थिति तथा सामरिक महत्ता को देखते हुए लद्दाख की भाषा, लद्दाख की संस्कृति और लद्दाख की भूमि के संरक्षण के लिए समिति का निर्माण किया है। और यह समिति का निर्माण जो किया गया है, किसकी अध्यक्षता में किया गया है? गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी की अध्यक्षता में किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्रालय के मंत्री कौन है। ठीक है, ऐसे हम लोग बीच बीच में बातें भी करते रहते हैं। ठीक है,
बता दिया भाई सतीश रेड्डी। हाँ भाई सतीश रेड्डी का बात बताइए भाई, सतीश रेड्डी कौन है? अभी तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, सतीश रेड्डी किससे संबंधित है? सभी लोग बताएंगे, ठीक है ठीक है। तो किससे संबंधित है भाई? उसका नाम डी से शुरू होता है ऑर्गेनाइजेशन का, ओ से खत्म होता है, तो वो DRDO हो गया, जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। 1958 में इसका गठन हुआ और भारत में सबसे बड़ा लैबोरेटरी सर्च का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर जो है वो DRDO का ही है। DRDO का रिसर्च सेंटर की संख्या कितनी है? 54 रिसर्च सेंटर पूरे इंडिया में इनके फैले हुए। सतीश रेड्डी उसी के चीफ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस सरकार ने किसानों के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? ठीक है, तो यहां पर भाई मेरे भाइयों वैन की बात आ रही है। अगर हम वैन की बात करेंगे तो आपको मैं बता दूं, अभी हाल ही में देखा होगा आपने, कोविड-19 के समय में दक्षिण भारत में केरल में साइंस के क्षेत्र में जो उनका विज्ञान दिवस वो लोग अपना मनाते हैं, तो ध्यान रखिएगा विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में 2020 में केरल की गवर्नमेंट ने वहां पर जो आपके जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आपका क्या किया, वहां पर उन्होंने एक वैन चलाई थी जो पूरे भारत में घूमेगी और किसी को टच नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहेंगे और पूरे भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वो लोग प्रमोशन कर रहे थे। तो इस प्रकार का प्रमोशन का सिस्टम बड़ा अच्छा चल पड़ा है। तो ध्यान रखिएगा कर्नाटक गवर्नमेंट द्वारा जो वहां के मुख्यमंत्री है, कौन है भाई वहां के मुख्यमंत्री? कर्नाटक के मुख्यमंत्री है भाई येदियुरप्पा पहले भी मुख्यमंत्री एक बार बन चुके हैं, ठीक है। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी ने अभी हाल ही में क्या हुआ है, हाल ही में किसानों के लिए कृषि संजीवनी वैन 40 वैन चलाई गई है। ये वैन जो है ये 40 वैनों की शुरुआत की गई है और इन्हीं वैनों की शुरुआत होने से ये लोग क्या, इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है कृषि के क्षेत्र में, सॉइल के क्षेत्र में, फर्टिलाइजर के क्षेत्र में लोगों को क्या करना, लोगों को जागरूक करना, ठीक है, कि कौन सा फर्टिलाइजर का प्रयोग करें और किस सॉइल पर क्या होता है, इस बात के लिए लोगों को ये लोग बताते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो 40 वैन है ये प्रमोशन कर रही है किसका? एग्रीकल्चर सेक्टर का, सॉइल का, फर्टिलाइजर्स का, और इनके पास कहते हैं लगभग 400 प्रकार की ऐसे दवाएं हैं, ऐसे आपके इंसेक्टिसाइड्स हैं जो कि मृदा की उर्वरता को खराब भी नहीं करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। तो ये लोग बता रहे हैं कि दुनिया में कैसे जैविक रूप से खेती को किया जाए और कैसे उसका प्रचार किया जाए। तो ये पूरे भारत में भ्रमण करेंगे। ये 40 वैन स्थापित की गई है अभी हाल फिलहाल। कर्नाटका गवर्नमेंट कौन है? कर्नाटका गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री कौन है? येदियुरप्पा जी हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार के कौन है भाई? सभी को पता है, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हैं और यहाँ की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है, ठीक है। अगर हम पंजाब की बात करेंगे तो अमरिंदर सिंह जी यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। क्लियर है भाई? तो यहाँ पर आपका सभी को छू गया, ठीक है। मंडे से आप लोग का यहाँ पे एक सेक्शन बढ़ेगा, एक सिस्टम और बढ़ेगा मंडे से आप लोगों के लिए। हर राज्यों की जो योजनाएं हैं हम रोज रिवाइज करेंगे, ठीक है। हर राज्य, अगर किसी भी राज्य की बात आ रही है ऑप्शन में आए तो उसकी राज्य की योजनाओं को फटाफट क्या करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, हम रोज पढ़ेंगे, रोज पढ़ने वाली चीज हमें हमेशा के लिए याद होगी। जैसे आप देख रहे होगे अभी हाल फिलहाल आपको क्या हो रहा है, हाल फिलहाल आप लोग देख रहे हो कि आपको चाइना की करेंसी याद करा दी मैंने, अर्जेंटीना की याद करा दी आपको मैंने, ऑस्ट्रेलिया की याद कराई, जापान की याद कराई, रशिया की याद कराई, इतनी सारी याद कराई है। सारे राष्ट्राध्यक्ष क्यों याद हो रहे हैं? कि इसलिए याद हो रहे हैं क्योंकि हम उसको बार बार क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया कृषि संजीवनी, ठीक है, वैन को शुरू किया गया है, ठीक है। देख लीजिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने बैंगलोर में 40 कृषि संजीवनी वैन को हरी झंडी दिखाई है। इस कृषि कार्यक्रम को शुरू करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत क्या किया गया है, काम किया जा रहा है। समझ में आए सभी को? ठीक है, ठीक है भाई, देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या, कृषि क्षेत्रों में प्रयोगशालाओं को ले जाने के लिए स्थितियों का अध्ययन करना, कीटनाशक नियंत्रण करना, मृदा की उर्वरता बढ़ाना, इन सब के लिए लोग क्या कर रहे हैं, सभी जगह पर ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपके आज के क्वेश्चन दोस्तों। आज के लिए इतने ही 10 क्वेश्चन रखते हैं। मंडे से आपकी क्लास का नया सिस्टम मैं लेकर आऊंगा। अभी तो आपको स्टार्टिंग मैंने दी थी, आपके लिए नया सिस्टम आएगा क्या, आपके लिए वन लाइनर्स आएंगे और इसके साथ साथ हम लोग योजनाओं को साथ साथ स्टेट वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं। और हाँ, सभी लोग क्लासेस को शेयर करिए और सभी लोग क्लासेस को शेयर करिए, सभी लोग क्लासेस को शेयर करिए भाई, और सभी लोग को बोलिए कि सुबह 10 बजे आए, ठीक है। जैसे 50-60 लोग लास्ट में हो जाते हैं, 60 लोग लगभग आ रहे हैं, 60-62 लोग आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जल्दी जल्दी ये 100 के आंकड़ा ऊपर, 100 के ऊपर निकले और 200 के ऊपर जाए, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्लासेस को ले पाओ और पढ़ पाओ, ठीक है। तो मंडे से हम लोग क्लास सुबह 10 बजे ही लगेगी, यही टाइम रहेगा और सभी लोग क्लासेस शेयर करेंगे। आज के लिए इतने रखते हैं। मैं शशांक तिवारी मंडे को आपके लिए, संडे और मंडे दोनों के करंट अफेयर्स लेकर आऊंगा और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, आपके क्वेश्चंस का जो लेवल तो अभी बढ़ा हुआ है लेकिन क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी है वो आपकी बढ़ जाएगी। आज के लिए इतने रखते हैं।